चलिए यहाँ देखिए। पिछला दिन आप पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आज बोला गया था कि ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन एक दो सब्जेक्टिव और इसमें इम्पोर्टेंट है। मेरा था हम देख रहे थे तो लगा कि ये सब भी जरूरी है। आप याद कीजिए वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणक इस बार प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, छूट गया था वो बताना। ऐसे भी जब हम खत्म करते हैं तो एक बार रिवाइज करते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें ये दो आया है। एक ये है, एक और है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लिखे थे ना? 15, क्वेश्चन नंबर 16 लिखे तो लिखिए वांट ऑफ गुणक क्या है। प्री बोर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एग्जैक्ट यही पूछा है, वांट ऑफ गुणक क्या है। चलिए पहले इसको समझते हैं। आप याद कीजिए विलय तीन प्रकार का हुआ करता था। एक ऐसा विलय जो पानी में डालने पर ना ही टूटता है और ना ही जुड़ता है। एक ऐसा विलय जो पानी में डालने पर टूटता है, और एक ऐसा विलय जो पानी पानी में या किसी अन्य विलायक में जाने पर जुड़ता है। यानी तीन केस हुआ। एक में जितना कण डालोगे उतना ही रह जाएगा, एक में कण जितना डालोगे उससे ज्यादा हो जाएगा, और एक में जितना कण डालोगे उससे कम हो जाएगा। जितना डाले उतना ही रह गया, इसका मतलब वो ना ही टूटा और ना ही जुड़ा। जितना जितना डाले उससे ज्यादा यदि हो रहा है विलय, इसका मतलब अंदर में जाके टूट गया। जैसे नमक, NaCl एक कण है, पानी में जाएगा तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, दो कण हो जाएगा। और यदि ये एसिटिक एसिड को बेंजीन में आप डालेंगे ना, तो दो कण डालोगे ना तो अंदर में जाके वो एक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वो एक हो जाता है। डालेंगे दो, अंदर में हो जाएगा एक। हमको लग रहा है कि हम दो कण डाले, अंदर में जाके हो गया एक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे दो पर, वास्तव में निकलेगा कितना पर? एक पर। इसको सही करने के लिए ही वांट हॉफ गुणक हम लोग पढ़ रहे थे, और आप उसमें पढ़े थे कि एक मूल विलय के संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल जितना मोल उत्पन्न होता है विलियन में विलय का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन टॉप गुणक। जैसे देखो, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब पानी में टूटता या जुड़ता नहीं है। तो यदि तुम एक मोल यूरिया पानी में डालोगे ना, तो अंदर में कण एक ही मोल रहेगा। लेकिन यदि तुम NaCl का एक मोल डालोगे तो पानी में एक मोल Na प्लस हो जाएगा और एक मोल Cl माइनस हो जाएगा, यानी कुल दो मोल हो जाएगा। तो यहाँ टूट गया, डाले एक हो गया कितना? दो। तो NaCl के लिए आई का मान कितना हो जाएगा? दो। अब CH3COH का दो मॉलिक्यूल डाले बेंजीन में, अंदर में जाके हो गया एक, डाले दो हो गया एक, यानी आधा न हो गया। यानी इसका आई कितना हो जाएगा? हाफ। तो आई तीन तरह का वैल्यू देता है। आई बराबर एक आ सकता है, आई एक से ज्यादा हो सकता है, और आई एक से कम हो सकता है। न टूटे न जुड़े, आई एक। टूट जाए तो एक से ज्यादा, और यदि जुड़ जाए तो एक से कम। तो यही सब बात पढ़े थे। देखिए अब यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, एक मूल विलय के वियोजन या संगुणन के पश्चात विलियन में विलय का विलियन में विलय का जितना मोल उत्पन्न होता है जितना मोल उत्पन्न होता है उसे वान डॉर्फ गुणक कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आप याद कीजिए, दो गो फॉर्मूला आपको बताए थे। वियोजन होता है तब आई का फॉर्मूला, और संगुणन होता है तब आई का फॉर्मूला। एक था आई इज इक्वल टू एन प्लस वन, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, और एक था वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। वियोजन के लिए ये फॉर्मूला और संगुणन के लिए ये फॉर्मूला। तो यदि आपको प्री बोर्ड में पूछा था तो आपको यही सब बात वहाँ पर लिखना था। आप लिखे या नहीं लिखे वो एक अलग बात है, लेकिन अब यदि क्वेश्चन आएगा तो लिखना है। याद रहेगा तब ना लिखिएगा। याद करते हैं कि नहीं? तो एक चीज़ यह भी ध्यान में रखो कि जिस दिन हम पूछेंगे उस दिन पढ़ाई बंद होगा, मेन गेट लगेगा और पूछताछ शुरू होगा। खिटपिट्टी छोड़ेंगे तो हम भाग भी नहीं पाओगे, बहुत मार मारेंगे, बहुत। अभी लिखो। इसीलिए क्वेश्चन एकदम तैयार रखना।
और नहीं तो तुमको लिख के देना पड़ेगा कि हमरा सबको कोई मतलब नहीं है, हम फेल करें या पास। सिग्नेचर अंगूठा सब लगवाएंगे उसमें। तुम हमारे यहाँ पढ़ने आते हो तो तुमसे हमको मतलब रखना पड़ता है, लेकिन तुम ही अलाउ कर दो कि नहीं हमरा सबको कोई मतलब नहीं है, अब नहीं रखेंगे मतलब, नहीं मारेंगे, नहीं तो जान मार देंगे तुम्हारा हम, नहीं पढ़ाई लिखाई किया तो। हाँ जाने से मारेंगे। कहता है जान मार दीजिएगा। अरे ये फ्रेज न हुआ, बोलने का मतलब हुआ अधमरू कर देंगे मारते मारते। जान मार देंगे, हमको फंसना है क्या? ए, यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 16, अब होगा क्वेश्चन नंबर 17। आप याद कीजिए पीछे आप पढ़े थे विसरण और परासरण। इसको हम लिखाए नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये जनरली नहीं पूछता है कि परासरण से आप क्या समझते हैं, विसरण से आप क्या समझते हैं। इसमें अंतर पूछता है, विसरण और परासरण में क्या अंतर है ये पूछता है। असाइनमेंट सभी लोग ले लिए हैं? हर हाल में सभी लोग हार्ड कॉपी ले लीजिए असाइनमेंट का। पीडीएफ तो डाला गया है टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन हर हाल में पीडीएफ ये हार्ड कॉपी भी ले लीजिए, क्योंकि इसका आगे फिर जरूरत पड़ेगा। एग्जाम देने जिस दिन जाइएगा ना, उस दिन सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आपको इस सारे असाइनमेंट का। एग्जाम के प्रीवियस नाइट 6 से 9 बजे भेजेंगे समझाने के लिए, समझा? लाइव शाम में सब अपना अपना यूट्यूब खोल के बैठ जाना सामने। एक आज नहीं, जिस दिन एग्जाम होगा उसके प्रीवियस इवनिंग में 3 घंटा का शो चलेगा। उसमें एक तरफ से जितना एक आध हजार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा उस सब को हम रिवाइज करवा देंगे, ताकि तुम्हारे माइंड में एक बार फिर से वो आ जाए। उस समय हम यही सब क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे होंगे, उस समय तुम सब असाइनमेंट अपना खोल खोल के देखते जाओगे तो तुमको सब याद आता जाएगा। इतना ना प्रैक्टिस इस बीच में हो जाएगा ना कि ऑब्जेक्टिव भी तुमको रटा जाएगा। हो गया यहाँ तक? अरे तुम 1000 रुपया दिया है, मजाक थोड़ी है। उसका पाई पाई नहीं चुकता कर दिए तो फिर बताना। तुम लोग को लग रहा होगा रुपया ले लिए, ठग रहे हैं। ठग रहे हैं, हम मार देंगे बहुते छोड़ा। हाँ असाइनमेंट का पिछला पेज पलटिए तो आप लोग। असाइनमेंट का पिछला पेज पलटिए। अब कुछ लोगों को पिछला पेज मिलवे नहीं करेगा। एक्चुअल में असाइनमेंट अपडेट हुआ है, जो लोग पहले से असाइनमेंट लिए हुए थे उनको ये वाला नहीं मिलेगा। अब हल्ला मत कीजिए प्लीज। है है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इधर सुनिए। हमारी बात सुने अब, प्लीज मुंह से आवाज मत निकालिए आप, शांत रहिए। एक क्वेश्चन परासरण और विसरण में अंतर पूछा जाता है। देखिए लिखा हुआ है परासरण और विसरण में निम्न अंतर है। आप याद कीजिए, विसरण में विलय का जो कण होता था उसका मूवमेंट अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होता था। और आप याद कीजिए परासरण में विलायक के कण का जो मूवमेंट होता था वह कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर होता था। इसमें इसका मतलब है कि कणों की जो गति है इसमें वो विपरीत है ना। पहला यही लिखा हुआ है, इसमें कणों की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है, और इसमें विलय के कणों की गति कम सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर एसपीएम के थ्रू होता है। वहां एसपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ एसपीएम की जरूरत पड़ती है। विसरण जो है वह दो गैस के बीच भी हो सकता है, दो द्रव के बीच भी हो सकता है, लेकिन परासरण ये परासरण सिर्फ द्रव अवस्था में होता है। यानी विसरण गैस द्रव सब में होता है, परासरण सिर्फ द्रव में होता है।
इसमें एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एसपीएम की आवश्यकता होती है। एसपीएम से जब आर पार करता था तब हम उसको परासरण कहते थे। यहाँ कणों की गति के लिए जल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो अवयव होता है वह विलायक, जो मुख्य विलायक होता है वह जल होता है परासरण में। विसरण एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसे रोका नहीं जा सकता है, परासरण को बाह्य दाब के द्वारा रोका जा सकता है। इसको समझिए, ये क्या लिखा हुआ है। पानी में एक गिलास पानी ले लो और एक चुटकी लाल रंग उस पानी के ऊपर पर खाली रख दो, तो मिलाओ मत। 2 घंटा 3 घंटा के बाद देखोगे पूरा का पूरा ग्लास रंगीन हो जाएगा। क्योंकि यदि तुम कलर डाल दिया ना, तो अब तुम उसको रोक ही नहीं सकते हो विसरण को, क्योंकि तुम तो पानी में कलर डाल दिया और पानी का मूवमेंट होगा, धीरे 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 करके पूरा का पूरा ग्लास में वो फैल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि विसरण को आप रोक, मिला दिए तो विसरण को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन परासरण को आप रोक सकते हैं। आप रोके हैं। आप याद कीजिए, परासरण दाब उत्पन्न करके क्या परासरण को नहीं रोके थे? एक तरफ प्रेशर था 10, एक तरफ प्रेशर था 8, उस पर 2 एटीएम का प्रेशर लगाए तो परासरण का घटना रुक गया। यानी परासरण को बाह्य दाब के द्वारा, जिसको आप परासरण दाब कहते हैं, उसके द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन विसरण को रोका नहीं जा सकता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जिनके पास असाइनमेंट है वो पीछे वाला पेज पलटिए, उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि आपके असाइनमेंट में ये पेज लिखा हुआ नहीं है, खास करके वैसे लोग जिनको असाइनमेंट शुरू में मिला होगा इस साल, शायद उनके असाइनमेंट के पीछे में शायद नहीं हो, कोई बात नहीं, एक आध पेज का जीरोक्स करवा लीजिएगा बाहर से। या फिर जीरोक्स यदि नहीं करा सकते तो टेलीग्राम पर शारदा केमिस्ट्री पीडीएफ है ना, उसमें उस पीडीएफ से उतार लीजिएगा, ठीक है? जीरोक्स करवा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए, यहाँ से सब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आइए ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव को करने के लिए सुनो इधर, ऑब्जेक्टिव में भी हम क्वेश्चन डायरेक्ट अब नहीं करेंगे। पहले कुछ तौर तरीका समझिए ऑब्जेक्टिव का, जो पूरा सब्जेक्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। घर पर जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आप अपने रफ कॉपी में सॉल्व किया कीजिए, इस कॉपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें जो हम लिखेंगे वही लिखाएगा, आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। दूसरी बात, क्वेश्चन में आप चेक घर पर नहीं मारेंगे। हम जब यहाँ कंफर्म करेंगे कि ये आंसर है, जैसे मान लीजिए कि एक का ए सही है, हम बोल दिए कि एक का ए सही है, उसको बढ़िया से बता के एक्सप्लेन करके, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर एक का ए में चेक मार देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि 99.99% ऑब्जेक्टिव सही चेक लगा हुआ रहेगा। बाद में जब तुम रिवीजन करोगे ना शॉर्टली, तो तुमको मोटा मोटी ज़्यादा कॉपी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सभी असाइनमेंट को संभाल कर रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ क्वेश्चन ऐसे वर्बली सॉल्व हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको भी, और जिसमें लिखने की ज़रूरत है उसको भी, आप मेन कॉपी जो थ्योरी वाला भी बना रहे हैं ना, उसमें अब लिख देंगे हेडिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे ए सही है तो क्वेश्चन नंबर 1 हाइफन देके क्या लिख देंगे, ए। अब उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन मान लो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है या 4 है, जो भी है, उसको मान लो कि हमको सॉल्व करना पड़ रहा है, उसमें हमको कुछ लिखना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है नहीं पता, मान लो सी सही है, तो 3 का सी लिख देंगे और नीचे में लिखेंगे कि 3 का सी काहे सही है। काहे कि कुछ क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको। यानी हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में उतारना है, कुछ का सीधा आंसर और कुछ का पूरा एक आंसर सहित एक्सप्लेनेशन। क्या बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में भी चेक मार देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव को 2 जगह लिखना है, एक क्वेश्चन में चेक मार दीजिए और एक कॉपी में लिख लीजिए। आइए, इससे पहले कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, आप अपना थ्योरी वाला कॉपी निकालिए और लिखिए नोट। अब नोट में हम लिखने वाले क्या हैं, इस बात को पहले सुनिए समझिए। सुनो, एक क्वेश्चन खूब आता है,
निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है? धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन का उदाहरण है, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। इस तरह का क्वेश्चन खूब आता है, और इसको तुम यदि याद करोगे ना, वैसे तो असाइनमेंट के पीछे में सब पेयर लिखा हुआ है कि कौन धनात्मक विचलन वाला है और कौन ऋणात्मक विचलन वाला है। लेकिन यदि तुम इसको एक तरफ से याद करोगे ना, तो जहां तक तुमको हम जानते हैं, आज याद करोगे कल भूलोगे, एग्जाम तक ये पहुंचेगा नहीं। तो इसका एक ट्रिक है, आप उसको याद रखिए, तो हमारे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब वो ट्रिक क्या है, उसको ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो आधा तो यही याद हो जाएगा। दो सेम नेचर का लिक्विड जब आपस में मिलता है तो वह हमेशा आदर्श विलयन का निर्माण करता है। अब हम ये कैसे समझेंगे कि नेचर समान है? जैसे दो हाइड्रोकार्बन आपस में मिलेगा तो वो हमेशा आदर्श विलयन बनाएगा। दो एल्काइल हैलाइड जनरली आपस में आदर्श विलयन का निर्माण करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हेक्सेन हेप्टेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, और हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन। ये आदर्श विलयन का निर्माण करेगा। बेंजीन टॉल्वीन, बेंजीन C6H6, टॉल्वीन C6H5CH3, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक रिंग है ना रे दोनों, तो ये भी आदर्श विलयन बनाएगा। C6H5Br, C6H5Cl, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, देख रहे हैं, दोनों का दोनों आदर्श विलयन बनाएगा। इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, दोनों का दोनों एल्काइल हैलाइड है। ये एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड है, ये एरोमेटिक हैलाइड है। तो ये सब आदर्श विलयन बनाता है। तो नेचर समान तो विलयन कैसा? आदर्श। ये पहला बात याद रखना है। दूसरा, यदि एल्कोहल और वाटर को आपस में मिलाया जाए तो वो हमेशा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जैसे मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, ये सब हमेशा कैसा विचलन होगा? धनात्मक। और अम्ल के साथ यदि वाटर को मिलाया जाए तो वो हमेशा ऋणात्मक विचलन उत्पन्न करता है। HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O। एसिड प्लस वाटर हमेशा कैसा विचलन उत्पन्न करेगा? ऋणात्मक। और एक लास्ट बात याद रखना है, कार्बन के साथ क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल याद रखिए। एक CCl4, इसको बोलते हैं हिंदी पूरा नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और एक होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। कहीं यदि CCl4 एक्को को दिख जाए, जैसे विलयन बनाओगे तो 2 द्रव रहेगा ना, तो यदि तुमको एक CCl4 दिख गया तो धनात्मक विचलन, और यदि CHCl3 दिख गया तो ऋणात्मक विचलन। ये 4 बात आप याद रखिए, इस तरह के किसी भी प्रश्न में आप फंसेंगे नहीं। सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। असाइनमेंट में जितना है आपको ये सब इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से याद करो क्या क्या बोले। सेम नेचर आदर्श विलयन, एल्कोहल वाटर का विलयन धनात्मक विचलन, अम्ल और वाटर का विलयन ऋणात्मक विचलन, CCl4 रहे धनात्मक, CHCl3 रहे ऋणात्मक। ये याद रखना है। उसको हम लिखेंगे भी अभी नोट में, जो बात अभी बोले हैं ना चारों, वो सब लिखाएंगे। दूसरा सुनो, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, और एक पूछेगा इसी तरह का क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हिमांक सबसे कम होगा। क्वथनांक पूछेगा तो पूछेगा सबसे अधिक किसका होगा। यदि क्वथनांक की बात होगी तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम, और इसी में यदि फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो इसमें मैक्सिमम नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा मिनिमम। और दोनों का आंसर सेम होगा। काहे सेम होगा? क्योंकि आप याद कीजिए, जब कोई औरनशील विलय मिलाते थे तो क्वथनांक बढ़ता था और हिमांक घटता था। जितना कण अधिक, उसका क्वथनांक उतना ही अधिक और हिमांक उतना ही कम होगा। बस ये याद रखना है। अब हम ये कैसे समझेंगे कि कहाँ पर कण अधिक है और कहाँ पर कण कम है? जो सबसे ज्यादा टूटेगा उसमें कण अधिक होगा, जो कम टूटेगा या नहीं टूटेगा उसमें कण कम होगा। जो सबसे ज्यादा टूटेगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा और हिमांक सबसे कम होगा। इन सब बातों को आप नोट में लिखिए। तो पहले लिखिए नोट, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखिए नोट, सेम नेचर का द्रव आदर्श विलयन बनाता है। एल्कोहल प्लस H2O धनात्मक विचलन वाला विलयन बनाता है। एसिड प्लस H2O ऋणात्मक विचलन वाला विलयन बनाता है। CCl4 रहे तो धनात्मक और CHCl3 रहे तो ऋणात्मक विचलन वाला विलयन होगा। ये ट्रिक है आदर्श अनादर्श धनात्मक वाला और अनादर्श ऋणात्मक वाला इस विलयन को पहचानने का।
इसको उतारिए भी और सुनिए भी। शुरुआती 3 चैप्टर अभी हम सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री से दो को छोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये सीबीएसई में नहीं है और सब बैच पैरेलल चल रहा है, तो ये दोनों चैप्टर सबसे लास्ट में करेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी कम नंबर का पूछा जाता है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यकीन मानिए इस 3 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लो और एक एक बात को समझ लो, फर्स्ट डिवीजन तो तुम ऐसे कर जाओगे इसमें केमिस्ट्री में, बस 3 चैप्टर से। अब तुमको लग रहा होगा कि ये अटपटांग बात बोल रहे हैं, लग रहा होगा ना। इसको अब देखो हम सत्यापित कर देते हैं। इस तीनों चैप्टर से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर हुआ? 15। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कितना नंबर का? 30 नंबर का। दुगुना ना क्वेश्चन पूछता है। अरे पूछता है दुगुना, तुमको जवाब देना है कितना का? आधा का। तो हम क्या बोलेंगे, इस 3 चैप्टर को बढ़िया से क्लियर कर लो। यदि इस तीनों चैप्टर के सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो तो कितना नंबर ला सकते हो? 30 नंबर। 30 नंबर तो इसे आ गया, और 30 नंबर प्रैक्टिकल में। 30-30-60। अब मान लो कि बाकी चैप्टर में तनी मनी चोरी करके भी 10 नंबर नहीं ला सकता है, तो हो गया 70। हम बोले थे 60, आ गया कितना? 70। तो एग्जाम के लिए तो काहे टेंशन लेता है कि एग्जाम में दिक्कत होगा? एग्जाम भर में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस तुम ये कोशिश करो कि हमको 90+ कैसे लाना है। और आज हम बैठे हुए हैं उसी के लिए, 90+ के लिए, पास होने के लिए नहीं। पास और होने के लिए कोई बैठा होगा वो जूता से मारेंगे, बता दे रहे हैं। ये सब जो बात दिमाग में आएगा ना कि कहीं फेल हो जाएंगे, तो पिटाइयो लगेगा। ये सब ख्याल मन में लाना भी नहीं है। सपना भी देखो तो तुमको लगे कि मुंह में कोई माइक घुसेर ले पूछ रहा है आपको कैसा लग रहा है। सपना ऐसा वाला होना चाहिए। आप बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं, और सपना दिखाएगा कि हमरा सब मिलकर लतिया रहा है, हम फेल हो गए हैं। इसका तो दिन रात यही सोचता है तो सपना में आता है। हो गया? ये लिख लिए क्या? अरे हुआ। इसमें लिखा हुआ नहीं, लिखे तो आप लोग। नोट का वो जो आप लिखे थे ना नोट, ये था नोट का पहला बात, ठीक है। वहीं पर लीजिए ना, नोट जहाँ लिखे नोट 1 लिख दीजिए और नीचे में लिख दीजिए 2। और इस 2 में क्या लिखना है पहले सुन लो। जो विलय जल में या अन्य विलायक में सबसे ज्यादा टूटेगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा और हिमांक सबसे कम होगा। इस बस यही लाइन लिख के अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। लिखिए तो। लिखिए, जो विलय जल में सबसे अधिक संख्या में टूटेगा उसका क्वथनांक, क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, सबसे अधिक होगा। बढ़ना तो है ही, सबसे अधिक होगा और हिमांक सबसे कम होगा। क्वथनांक सबसे अधिक होगा तथा हिमांक
सबसे कम होगा। अच्छा, इसमें इस बात का ध्यान रहे कि यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ये सब पानी में टूटता उठता नहीं है, यह सब नॉर्मल सॉलिड है। एक डालोगे एक रहेगा, चार डालोगे चार रहेगा। लेकिन NaCl डालोगे एक हो जाएगा दो, डालोगे 10 हो जाएगा 20। क्या हो गया लिखा हुआ? अब आइए ऑब्जेक्टिव पर, कॉपी निकाल लीजिए। हाँ, इससे पहले कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें एक और चीज़ आपको बता दें। आपके असाइनमेंट के पहला पेज और दूसरा पेज के कुछ पार्ट में जितना भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो सब लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारा ऐसा है जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम आपको क्रैश कोर्स में भी बताए हैं, जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन रेगुलर क्लास में तो उसको डिटेल में बताया गया था। उसके फाइनल रिजल्ट की कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे लोग जो आज तक कभी केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं, सिर्फ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, उनको उस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होगा जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई आपसे निवेदन है कि पहले आप माइंडसेट कीजिए कि आप यहाँ प्रकांड विद्वान बनने के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन को हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि हम आपको सिखा दें, लेकिन यदि आप ना सीख सकें, आपको लगे कि नहीं इसमें हमको दिक्कत रह गया, तो थोड़ा दिक्कत रह जाने दीजिए, ताकि इस बात का एहसास रहे कि 2 साल नहीं पढ़े हैं। नहीं तो मान लो इस बात का एहसास हो जाए कि पढ़े नहीं पढ़े हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्रैशे कोर्स से काम चल जाएगा, तो अगला साल से इन्होंने मेन कोर्स बंद है, क्रैश कोर्स शुरू, 30-45 सौ दोनों मिला के। वैसे होता है क्या? अब जो 2 साल मेहनत किया और जो 2 महीना मेहनत किया, दोनों एक रंग कैसे हो सकता है? अरे कहीं ना कहीं अंतर तो दिखेगा ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप यदि ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में कहीं उलझ जाएं तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आंसर रट सकते हैं तो रट लीजिए, हालांकि उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे डाटा जरूरी है, यही देगा, कुछ दूसरा नहीं दे सकता है। आइए वो क्वेश्चन नंबर 1 पर। शुरू करें बताना। देखो इधर सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है? देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं ना कि बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दिखा, बस और अल्ले को उड़ गया हो, यह होबे करेगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपको सही आंसर मिल भी गया तो आप बाकी के ऑप्शन को पढ़िए, चारों को पढ़ के तब फाइनली डिसाइड कीजिए कि आपका सही आंसर क्या है, क्योंकि इस धड़फड़ाहट में कभी कभी